इस फिल्म में एक साधारण से बच्चे को नदी किनारे एक अनोखा अंडा मिलता है जो देखने में बहुत बड़ा और पुराना सा होता है, जिसे वो अपने घर ले आता है और अंडा टूटने पर उसमें से एक अनोखा जीव निकलता है। मूवी की शुरुआत होती है एक शांत समंदर किनारे। एंगस की माँ एनी उसे समंदर में तैरने भेजती है, लेकिन वो किनारे पर ही उदास बैठा रहता है। तभी अचानक उसकी नजर समंदर में आधे दबे एक बड़े से अंडे पर पड़ती है। वो उसे निकालता है और बड़े गौर से देखने लगता है। तभी उसकी माँ एनी वहाँ आ जाती है और उसे घर चलने को कहती है। एंगस झट से अंडे को अपनी बाल्टी में छुपाता है और एनी के पीछे पीछे चल देता है। एनी थोड़ी नाराज होती है क्योंकि एंगस ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी, पर एंगस कुछ नहीं कहता। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, एंगस चुपके से अपने पिता की वर्कशॉप में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी आती है और एनी से पूछती है कि आज एंगस ने समंदर किनारे क्या किया। एनी कहती है, अरे वो तो हमेशा की तरह बस चुपचाप अकेला बैठा रहा। उधर वर्कशॉप में एंगस अपना सामान रखता है। ये वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की थी जो फौज में लड़ने गए थे। एंगस चार्ली की तस्वीर देखता है, फिर कैलेंडर देखता है और सोचता है कि डैड कब लौटेंगे। इसके बाद वो अंडे को धोता है, उसकी बाहरी परत उतारता है और अंदर का चमकदार नीला हिस्सा देखकर हैरान रह जाता है। इससे पहले कि अंडा फूटता, एनी उसे फिर से आवाज देती है। एंगस अंडे को वहीं छोड़कर जल्दी से अंदर चला जाता है। उसी रात जोरदार बारिश होने लगती है। एंगस को डर लगता है कि वर्कशॉप में अंडा सेफ नहीं होगा। वो भागता हुआ बारिश में वर्कशॉप की तरफ जाता है और देखता है कि अंडा पहले ही टूट चुका है। वो अंदर झांकता है तो उसे एक अजीब सा जीव दिखता है। जैसे ही वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो जीव उसके हाथ पर झपटता है। एंगस समझ जाता है कि वो भूखा है। वो भागकर कुछ खाने का सामान लाता है। जब वो वापस लौटता है तो वो जीव शांत हो चुका होता है। एंगस उसे प्यार से खाना खिलाता है। तभी एनी उसे फिर आवाज देती है और वो न चाहते हुए भी सोने चला जाता है। अगली सुबह एंगस की आँख खुलती है तो देखता है कि घर के दरवाजे पर कुछ सैनिक खड़े हैं। एंगस, एनी और क्रिस्टी कैप्टन हैमिल्टन का स्वागत करते हैं। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि दुश्मन समंदर के रास्ते हमला कर सकते हैं, इसलिए उनके सैनिक यहीं इस घर में रुककर तट की रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिक अपना सामान लाते हैं और अपनी अपनी जगह सेट करते हैं। एनी क्रिस्टी और एंगस से कहती है कि वो अपने कमरे में ही रहें। थोड़ी देर बाद एंगस अपनी रहस्यमयी जीव के बारे में एक किताब ढूंढने लाइब्रेरी में जाता है। किताब लेकर वो जल्दी से वर्कशॉप की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है और वो जीव चार्ली के जूते चबा रहा है। एंगस समझ जाता है कि वो अब भी भूखा है। वो किचन से और खाना लेने जाता है, लेकिन आर्मी का कुक सार्जेंट स्ट्रैंक उसे दरवाजे पर ही रोक देता है। एंगस उसे समझाता है कि उस जीव को खाने की जरूरत है, लेकिन स्ट्रैंक नहीं मानता। फिर एंगस किचन का कचरा बाहर ले जाने की पेशकश करता है। स्ट्रैंक मान जाता है। कचरे के डिब्बे में से खाने के टुकड़े निकालकर एंगस अपने नए दोस्त को खिलाता है जो मजे से खाता है। एंगस उसका नाम क्रूसो रखता है। सारा खाना खाने के बाद क्रूसो उस पानी के डिब्बे में खुशी से तैरने लगता है जो एंगस ने भरा था। उधर कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें हर पल दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहने को कहते हैं। एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर खिसक जाता है ताकि एनी को पता न चले। थोड़ी देर बाद लेविस नाम का एक आदमी शहर में आता है और सीधा उसी वर्कशॉप में जाता है जहां एनी काम कर रही होती है। वो एनी से काम मांगता है। एनी कहती है कि उसे पहले पूरी वर्कशॉप साफ करनी पड़ेगी। लेविस मान जाता है और तुरंत काम शुरू कर देता है। सफाई करते हुए वो उस कचरे का डिब्बा बाहर ले जाता है जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। जैसे ही एंगस ये देखता है, वो भागकर लेविस को रोकने जाता है, लेकिन डिब्बा खाली था। एंगस गुस्से से लेविस से पूछता है कि वो कौन है और उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। वो लेविस को याद दिलाता है कि उसके पिता चार्ली जल्द ही जंग से लौटेंगे। लेविस जवाब देता है, देख भाई, जब तेरे पिताजी वापस आएंगे तो वर्कशॉप उनका हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। एंगस समझ जाता है कि क्रूसो खतरे में है। वो वापस घर के अंदर जाता है और उसे छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। इधर क्रूसो चुपके से घर में घुस चुका होता है। सार्जेंट स्ट्रैंक का कुत्ता चर्चिल उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो चेन से बंधा हुआ था इसलिए उसे पकड़ नहीं पाता। क्रूसो भागकर बाथरूम में घुस जाता है। तभी क्रिस्टी वहाँ आ जाती है। वो चिल्लाती है और भागकर ऊपर चली जाती है। एंगस उसे शांत करता है और समझाता है कि क्रूसो उसका पेट जानवर है जो उसे समंदर किनारे मिले अंडे से निकला है। क्रिस्टी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वादा करती है कि वो एनी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्कशॉप में वापस एनी लेविस को चार्ली के कुछ कपड़े धोकर लाने के लिए देती है। लेविस हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या चार्ली कभी वापस नहीं लौटेंगे। भारी मन से एनी मानती है कि चार्ली की मौत हो चुकी है जब उनका जहाज
समंदर में डूब गया था। फिर एनी लेविस से बाथरूम में हुई लीकेज ठीक करने को कहती है। लेविस जब उसी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देता है तो एंगस और क्रिस्टी उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक शांत रहने के बाद लेविस धमकी देता है कि वो एनी को बता देगा कि वो क्या छुपा रहे हैं। आखिरकार क्रिस्टी को दरवाजा खोलना पड़ता है। लेविस अंदर कदम रखता है और कहता है कि वो लीकेज ठीक करने आया है। तभी उसकी नजर क्रूसों पर पड़ती है। वो वही जम जाता है और घबराकर पूछता है ये क्या है। एंगस उसे क्रूसों की पूरी कहानी बताता है। लेविस हैरान होकर उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन क्रूसो उसके हाथ पर झपटता है। लेविस कहता है कि क्रूसो बिल्कुल एक समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में केवल एक ही समुद्री घोड़ा होता है। जब एक मरता है तो नया अंडा फूटता है और एक नया समुद्री घोड़ा जन्म लेता है। वो उन्हें समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में बताता है। तभी एनी दरवाजे पर दस्तक देती है। एंगस लेविस से क्रूसों को छुपाने में मदद की गुहार लगाता है, क्योंकि एनी उसे घर में रहने की इजाजत कभी नहीं देगी। लेविस मान जाता है। जब एनी अंदर आती है तो उसे कोई जीव नहीं दिखता। हालांकि क्रूसो अपनी छिपने की जगह से झांक रहा था और लेविस उसे चिकनाई से बातों में उलझाए रखता है। बाद में जब एनी बाहर जाती है तो वो कैप्टन हैमिल्टन से मिलती है, जो उसे सैनिकों के डिनर में आने का न्योता देता है। उस रात लेविस एंगस से कहता है कि उन्हें क्रूसों को समंदर में वापस छोड़ देना चाहिए, जो उसका असली घर है। लेकिन एंगस मना कर देता है और कहता है कि क्रूसो उसके साथ ही रहेगा। जल्दी ही सैनिकों का डिनर घर में शुरू हो जाता है। एंगस क्रूसों को बाथरूम में छोड़कर खाना परोसने में मदद करता है और दरवाजा बंद करना भूल जाता है। क्रूसों को मौका मिलता है और वो भाग निकलता है। उधर सार्जेंट स्ट्रैंग के कुत्ते चर्चिल को क्रूसों की महक आती है और वो उसे ढूंढने के लिए पागल हो जाता है। जब चर्चिल क्रूसों को देखता है तो वो पूरे घर में उसका पीछा करता है, डाइनिंग टेबल पर कूदता है और पूरा खाना गराब कर देता है। सब चर्चिल को डांटते हैं, जिसकी पिटाई होने वाली थी। क्रूसो भागकर बाहर चला जाता है और फव्वारे में कूद जाता है, जहाँ उसे खाने के लिए मछलियाँ मिलती है। एंगस बेचैनी से क्रूसों को ढूंढने लगता है। लेविस उसे यकीन दिलाता है कि वो उस जीव को सुरक्षित ढूंढकर वापस लाएगा। एंगस घर चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद लेविस को क्रूसो मिलता है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। लेविस एंगस को बुलाता है। क्रूसो के बड़े हुए आकार को देखकर एंगस समझ जाता है कि अब उसे जाने देना ही सही होगा। दोनों मिलकर क्रूसों को एक ट्रक में लादते हैं और समंदर किनारे जाते हैं। भारी मन से वो उसे पानी में छोड़ देते हैं। एंगस का दिल टूट जाता है, लेकिन वो जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन दो मछुआरे जिमी और उसका दोस्त ह्यूई समंदर में होते हैं। जब ह्यूई को उनकी रस्सी पर एक भारी खिंचाव महसूस होता है। जैसे ही वो खींचता है, उनकी नाव डूबने लगती है। तभी एक विशाल क्रूसो उनके सामने आता है। दोनों आदमी हैरान रह जाते हैं। ह्यूई उस जीव को पकड़ना चाहता है, उस दौलत का सपना देखता है जो उसे मिल सकती थी, लेकिन जिमी मना कर देता है। क्रूसो डूबती हुई नाव को किनारे से दूर खींचने लगता है। जिमी अपनी जान बचाने के लिए रस्सी काट देता है और जब वो क्रूसो को तैरते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। उसने पहले कभी ऐसा अजीब शानदार जानवर नहीं देखा था। इसी बीच कैप्टन हैमिल्टन एंगस को बताते हैं कि उसकी माँ चाहती है कि वो तुरंत आर्मी की ट्रेनिंग शुरू करे। एंगस सैनिकों के साथ जुड़ जाता है और उनके कामों में मदद करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाता है। एक सुबह वो कैप्टन हैमिल्टन से छिपकर समंदर की तरफ भागता है। वो क्रूसों को आवाज लगाता है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। एंगस एक छोटी नाव में चढ़ता है और उसे ढूंढने के लिए आगे जाता है। जल्दी ही क्रूसो उसके बगल में पानी से निकलता है और एंगस हैरान रह जाता है कि वो कितना विशाल हो गया था। एक जोरदार छलांग से क्रूसो एंगस को अपनी पीठ पर उठा लेता है। पहले तो एंगस डर जाता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है और उस रोमांचक समुद्री सैर का आनंद लेता है। जब क्रूसो उसे वापस किनारे पर लाता है तो सार्जेंट स्ट्रैंग के कुत्ते चर्चिल को उसकी महक आती है और वो पानी की तरफ भागता है। स्ट्रैंग हैरत से उसके पीछे पीछे आता है। उसने पहले कभी इतना बड़ा अजीब जीव नहीं देखा था और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उस रात एंगस अपनी इस सैर के बारे में क्रिस्टी और लेविस को उत्साह से बताता है। वो सब हंसते और खुशियां मनाते हैं, जिनकी आवाज पूरे घर में गूंजती है। एनी दरवाजे से ये सब देखकर मुस्कुराती है और जाने के लिए मुड़ती है। लेविस उसके पीछे जाता है और एनी उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि लेविस की वजह से उसने आखिरकार अपने बच्चों को फिर से खुलकर हंसते हुए देखा था। लेविस बस हंसता है और चला जाता है। इस बीच जिमी जॉक नाम के एक रिपोर्टर को उस अजीब जानवर के बारे में बता रहा होता है जो उसे समंदर में मिला था। जॉक सोचता है कि ऐसे जीव की जबर शहर में इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट्स को आकर्षित कर सकती है। ह्यूई बहस करता है कि शहर जैसा है वैसा ही ठीक है, लेकिन जॉक जोर देता है कि लोगों को
एक संभावित खतरनाक समुद्री जानवर के बारे में जानने का हक है। अगले दिन हैमिल्टन एनी और उसके बच्चों को एक पास की पहाड़ी पर ले जाता है ताकि वो उन्हें अपनी आर्मी की तैयारियों को दिखा सके और दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का प्रदर्शन कर सके। वो अपने आदमियों को पानी में छिपे निशानों पर नकली हमले करने का आदेश देता है। एंगस को एहसास होता है कि इससे क्रूसों को खतरा हो सकता है और वो एनी से अभ्यास रोकने की भीख मांगता है। एनी उसकी बेचैनी को समझ नहीं पाती और उसे चुपचाप खड़े रहने को कहती है। यहाँ तक कि क्रिस्टी की ये विनती भी कि एंगस सच कह रहा है अनसुनी हो जाती है। सैनिक उथले पानी में खाली कारतूसों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्रूसो डरकर बचने के लिए बेतहाशा संघर्ष करता है। जीमी और जॉक क्रूसों की तस्वीर खींचने की उम्मीद में किनारे पर आए थे, लेकिन वो जानवर छिपा रहा। निराश होकर वो एक नकली पुतला बनाते हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं और उसे अगले दिन के अखबार में पब्लिश कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जब सार्जेंट स्ट्रैंक उस इमेज को देखता है तो वो उस भयानक जीव को पहचान जाता है जिसे उसने समंदर किनारे देखा था। स्ट्रैंक और कई सैनिक क्रूसों को ढूंढकर मारने की कसम खाते हैं। उस रात क्रिस्टी चुपके से एंगस के कमरे में आती है। दोनों घर से भागकर लेविस को क्रूसों को देखने के लिए समंदर किनारे ले जाते हैं। एंगस आवाज लगाता है और कुछ पल की बेचैनी के बाद क्रूसो ऊपर आता है, लेकिन वो जंगली और अपरिचित था। वो एंगस और लेविस के पास से गुजरता है जो डर से उसे देखते हैं। क्रूसो वापस लहरों के नीचे चला जाता है। एंगस लेविस को दोष देता है। क्रूसो को छोड़ने के उनके फैसले ने इस नतरे को बाहर ला दिया था। इस बीच स्ट्रैंक और उसके आदमी नाव से क्रूसों का शिकार कर रहे थे, उसे मारने के इरादे से। जैसे ही वो किनारे के पास आते हैं, चर्चिल की बेचैन भौंकने की आवाज उन्हें सचेत करती है। स्ट्रैंक नाव को उस आवाज की तरफ मोड़ने का आदेश देता है और एक ही पल में क्रूसो बाहर आता है और चर्चिल को मार देता है। फिर से तट पर सन्नाटा छा जाता है। सैनिक समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और पानी की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अचानक क्रूसो उनकी नाव से टकराता है और उन सबको पानी में फेंक देता है। जब हैमिल्टन को गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो वो मान लेता है कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। वो अपने आदमियों को जवाबी हमला करने का आदेश देता है और एनी को बच्चों के साथ घर में छिपने को कहता है। एनी क्रिस्टी को ढूंढती है और पूछती है कि एंगस कहाँ है। क्रिस्टी कहती है कि वो घर पर नहीं है। एनी घबरा जाती है। वो एंगस को अकेले युद्ध क्षेत्र में नहीं छोड़ सकती थी। उसे ढूंढने की जिद करती हुई वो हैमिल्टन के पीछे पीछे किनारे पर जाती है। उसके सुरक्षित रखने की कोशिशों के बावजूद पानी में क्रूसो पागल हो गया था। वो सार्जेंट स्ट्रैंक को अपने जबड़ों में पकड़ता है और उसे एक पुराने कपड़े की तरह उछालता है। एंगस ठीक समय पर पहुँचता है और क्रूसो पर चिल्लाता है, लेकिन वो जीव उसे अनदेखा कर देता है। एंगस क्रूसों तक पहुंचने के लिए उथले पानी में जाता है, लेकिन फिसल जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर क्रूसो स्ट्रैंक को छोड़ देता है और एंगस को बचाने के लिए दौड़ता है, उसे किनारे पर खींच कर लाता है। लेविस भी उनके साथ जुड़ जाता है और वो एंगस को होश में लाने की बेताब कोशिश करते हैं। एक तनावपूर्ण पल के बाद जब जीवन का कोई संकेत नहीं था, एंगस आखिरकार सांस लेता है और अपनी आंखें खोलता है। खुशी से वो क्रूसों को पास खड़ा देखता है। इसी बीच हैमिल्टन को पता चलता है कि इलाके में दुश्मन की कोई नाव नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आदमियों को पानी पर फायरिंग जारी रखने का आदेश देता है। जब वो किनारे की तरफ आता है तो क्रूसो वापस लहरों के नीचे चला जाता है। एनी एंगस के पास दौड़ती है, उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करती है। एंगस क्रूसों के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी, जिसे ये बच्चों की कल्पना लगती है, उसे ऐसी बातें सोचना बंद करने को कहती है। ठीक उसी समय क्रूसो समंदर से बाहर आता है और एनी को एहसास होता है कि एंगस सच कह रहा था। हैमिल्टन भी उस विशाल समुद्री जीव को देखकर हैरत से चुपचाप खड़ा रहता है। एक बार फिर सैनिक पानी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एंगस क्रूसों की चौड़ी पीठ पर चढ़ जाता है ताकि उसे सुरक्षित जगह की ओर ले जा सके। एनी डरकर हैमिल्टन से हमला रोकने की भीख मांगती है, लेकिन उनके रेडियो बंद हो चुके थे। हैमिल्टन, लेविस और एनी एक छोटी नाव में बैठते हैं और उनका पीछा करते हैं। क्रूसो तेजी से तैरता है, लेकिन वो एक जाल में फंस जाता है जो सैनिकों ने दुश्मन के जहाजों को फंसाने के लिए बिछाया था। जाल से संघर्ष करते हुए क्रूसो उलझ जाता है और आजाद होने के लिए लड़ता है। जब हैमिल्टन की नाव पास आती है तो लेविस एंगस पर नाव में कूदने के लिए चिल्लाता है। जाने से पहले एंगस झुकता है और क्रूसो के कान में फुसफुसाता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो पानी में कूदता है और नाव पर चढ़ जाता है। एक जोरदार छलांग से क्रूसो जाल को पार करता है और वापस लहरों के नीचे चला जाता है। एनी, लेविस और हैमिल्टन खुशी से चिल्लाते हैं। क्रूसो आखिरकार आजाद और सुरक्षित था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? रोमांचक लगी या थोड़ी बचकानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सके।